हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 27 सितंबर 2024 और हम बात करने वाले हैं रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी उस दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन होते हैं या आगामी कोई भी परीक्षा है वहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ साथ उनका जो इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन होता है उनको कवर किया जाता है। इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन जो होता है तो वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कभी कभी जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ से डायरेक्ट प्रश्न ना भर करके एक्सप्लेनेशन से प्रश्न बन जाते हैं। तो इसके लिए आप जो एक्सप्लेनेशन होता है उस पर भी बहुत ही अच्छी तरीके से पकड़ बना के रखिए और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है वो दिवस से है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी पहला प्रश्न होता है अगर उस दिन कोई इंपॉर्टेंट दिवस या डे होता है तो उसको कवर किया जाता है पहले प्रश्न में ही। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे ये कब मनाया गया। ए ऑप्शन है 21 सितंबर, बी ऑप्शन है 23 सितंबर, सी ऑप्शन है 26 सितंबर और डी ऑप्शन है 17 सितंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो हर साल 26 सितंबर के दिन विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। जो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस है इसको मनाने का जो मकसद है, मनाने का जो उद्देश्य है वह है पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण को क्षति से बचाना, यानी कि किस प्रकार से हम पर्यावरण का जो संरक्षण है वो कर सकते हैं, पर्यावरण को जो होने वाले नुकसान हैं उससे कैसे हम बचा सकते हैं, पर्यावरण को एनवायरनमेंट जो होता है उसको कैसे हम सेफ रख सकते हैं, उसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। इन सभी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये सभी बातें जो होती हैं उनसे लोगों को जागरूक करने के लिए यह जो दिवस है वह मनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम है अगर उसके बारे में हम बात करें तो इस वर्ष की थीम है पर्यावरणीय स्वास्थ्य, आपदा जोखिम में कमी, जलवायु परिवर्तन में कमी और अनुकूलन के माध्यम से समुदायों का निर्माण करना। थीम काफ़ी लंबी है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, पूछे जाने की संभावना इतनी नहीं है। हाँ, लेकिन यह जो दिवस है वह पूछा जा सकता है। बढ़ेंगे अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 13 से 26 सितंबर 2024 तक होने वाले भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है, यानी कि 13 से 26 सितंबर तक जो संयुक्त अभ्यास हुआ भारत और ओमान के बीच इसका नाम क्या है। तो ए ऑप्शन है डेजर्ट ईगल, बी ऑप्शन है अल नजफ 5, सी ऑप्शन है भारत ओमान हड़ताल और डी ऑप्शन है ऑपरेशन सैंड स्टॉर्म। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत और ओमान के बीच संयुक्त जो सैन्य अभ्यास है इसका नाम है अल नजह, जो कि 13 से 26 सितंबर 2024 तक ये आयोजित किया गया। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह 5 ओमान के रबकूट प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित किया गया, यानी कि हुआ कहाँ पर, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया। तो ये ओमान के रबकूट प्रशिक्षण क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया। कब? 13 से 26 सितंबर 2024 तक ये आयोजन हुआ। भारतीय सेना का जो प्रतिनिधित्व है वो मैकनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के 60 कर्मियों के द्वारा किया गया और जो यह अभ्यास है यह दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता बढ़ाने पर केंद्रित है, यानी कि जो दोनों सेनाएं हैं भारत की और ओमान की, इनके बीच कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए, इनके बीच तारतम्यता बढ़ाने के लिए यह जो संयुक्त अभ्यास है यह आयोजित किया जाता है। बढ़ेंगे अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0 ये जो अभियान है इसकी शुरुआत की गई है, इसको शुरू किया गया। तो ये ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बी ऑप्शन है सहकारिता मंत्रालय, सी ऑप्शन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0 इसका शुभारंभ किया गया, इसकी शुरुआत की गई। अगर हम आगे डिटेल में बात करें तो तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0 भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है युवाओं में तंबाकू के उपयोग को रोकना, यानी कि जो युवा है, युवा पीढ़ी है, वो इस नशे से कैसे दूर रहे। जो तंबाकू है वो किसी भी प्रकार से हो सकती है, चाहे सिगरेट के रूप में पीना हो या फिर सिर्फ तंबाकू का ही सेवन करना हो, किसी भी रूप में जो तंबाकू है इसके सेवन से लोग जो युवा हैं उसको कैसे दूर रखा जाए।
जो तंबाकू का उपयोग है इससे युवाओं को कैसे रोका जाए, इसके लिए यह जो दिवस है यह मनाया गया। यह जो अभियान है वह 24 सितंबर 2024 को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो हैं, राज्य मंत्री जो हैं प्रताप राव जाधव द्वारा शुरू किया गया था। भारत भर के जो चिकित्सा संस्थान हैं उनके तंबाकू समाप्ति केंद्रों का भी उद्घाटन किया गया, यानी कि भारत के जो भी चिकित्सा संस्थान हैं वहां पर जो तंबाकू समाप्ति केंद्र हैं इनका भी उद्घाटन इस दिन किया गया। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 10वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन जिसे CPA कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, यानी कि CPA जो सम्मेलन है भारत क्षेत्र सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित किया गया, संस्करण कौन सा था, संस्करण इस बार का जो था वो 10वां था। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो A ऑप्शन है नई दिल्ली, B ऑप्शन है महाराष्ट्र, C ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और D ऑप्शन है गुजरात। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर A, यानी कि दिल्ली में 10वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन यानी कि CPA भारत क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ये ओम बिरला जी हैं, ओम बिरला जी जो कि इन्होंने इसकी अध्यक्षता की। आगे अगर हम बात करें तो 10वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन CPA भारत क्षेत्र सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। और कब आयोजित हुआ, यानी कि इसका आयोजन कब किया गया, तो 23 से 24 सितंबर यानी कि 23 से 24 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने की, तो जो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की। सम्मेलन जो था यह विधानसभाओं के डिजिटलीकरण और सतत तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर केंद्रित था। यानी कि जो सम्मेलन थे इस सम्मेलन में विधानसभाओं का जो डिजिटलीकरण करना था, सतत यानी कि कॉन्टिन्यूअस, और जो समावेशी विकास है इसको बढ़ावा देने, ये सभी जो मुद्दे थे इन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया और इसके लिए यह CPA भारत क्षेत्र सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। बढ़ेंगे अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को संबोधित किया, तो A ऑप्शन है जो बाइडेन, B ऑप्शन है व्लादिमीर पुतिन, C ऑप्शन है नरेंद्र मोदी जी और D ऑप्शन है कीर स्टारमर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर C, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को संबोधित किया, यानी कि 79वें जो सत्र था इसका संबोधन किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका संबोधन किया गया। डिटेल में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को संबोधित किया। कब संबोधित किया, तो 23 सितंबर 2024 को इसको संबोधित किया। डेट भी याद रखिए क्योंकि आजकल जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, जो पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें खासकर जो डेट्स होती हैं जहां पर आयोजन किया जाता है वो आयोजन स्थल, ये सभी ज़्यादा पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ करके। तो इसके लिए आप डेट हो या जो आयोजन कहाँ पर किया गया इन पर भी आप अपना फोकस रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। आगे हम बात करें, उन्होंने दुनिया में भारत की भूमिका पर जोर देते हुए कई अहम वैश्विक मुद्दों पर भी बात की, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब अध्यक्षता की, यानी कि जब ये संबोधित किया न्यूयॉर्क में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा थी इसको जब संबोधित किया उस दौरान इन्होंने भारत की भूमिका पर जोर देते हुए कई अहम वैश्विक जो मुद्दे हैं उन पर बात की, जिसमें उनके भाषण की अगर मुख्य बातों की बात की जाए तो वैश्विक सहयोग, यानी कि किस प्रकार से ग्लोबली सहयोग कर सकते हैं, जलवायु परिवर्तन तथा आतंकवाद, इन सभी से कैसे हम निपट सकते हैं, इन सभी से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं, इन बातों पर भी इन्होंने ध्यान केंद्रित किया। बढ़ेंगे अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 2024 में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में MMA फाइट जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं, तो A ऑप्शन है सुनील कुमार, B ऑप्शन है बजरंग पुनिया, C ऑप्शन है संग्राम सिंह और D ऑप्शन है योगेश्वर दत्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर C, यानी संग्राम सिंह 2024 में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में MMA फाइट जीतने वाले पहले पुरुष पहलवान बन गए हैं। आगे अगर हम बात करें, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं संग्राम सिंह जी हैं और इन्होंने ही, संग्राम सिंह ने गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में MMA फाइट जीती। उन्होंने पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन करके ये इतिहास रच दिया है, यानी कि ये पहले भारतीय पुरुष पहलवान हैं जिन्होंने गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में MMA जो फाइट है वह जीती हुई है। आयोजन जो था
यानी गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप का जो आयोजन था वह 22 सितंबर 2024 को जॉर्जिया के तिब्लिसी में हुआ, यानी कि जॉर्जिया के तिब्लिसी में इसका आयोजन किया गया। उन्होंने पाकिस्तानी प्रतिद्वंदी अली रजा नासिर के खिलाफ केवल 90 सेकंड में मैच जीत लिया, यानी कि उन्होंने किसको हराया फाइनल में, तो पाकिस्तान के जो खिलाड़ी थे अली रजा नासिर, इन्होंने फाइनल में हराया हुआ था और इन्होंने फाइनल में हरा करके गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप की फाइट इन्होंने जीत ली। संग्राम सिंह की बात की जाए तो यह एक कॉमनवेल्थ हैवीवेट कुश्ती चैंपियन भी हैं, यानी कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उसके हैवीवेट कुश्ती चैंपियंस भी हैं। आगे अगर हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 कहां आयोजित किया जा रहा है, यानी कि यूपी का जो इंटरनेशनल ट्रेड शो है 2024 इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है, यूपी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर यूपी स्पेशल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन है लखनऊ, बी ऑप्शन है गोरखपुर, सी ऑप्शन है ग्रेटर नोएडा और डी ऑप्शन है गाजियाबाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूपी के गाजियाबाद में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन किया जा रहा है। आप यहां पे आर्टिकल में भी देख सकते हैं यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024, ये आर्टिकल भी है, आप यहां पर देख भी सकते हैं। और अगर हम डिटेल में बात करें तो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का दूसरा संस्करण उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जा रहा है, यानी कि ये दूसरा संस्करण है। और ये दूसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया जा रहा है। कब, 25 से 29 सितंबर 2024 तक इसका आयोजन किया जाएगा। बात करें कहां पर, तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में, यानी कि जो ग्रेटर नोएडा का इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट है वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है राज्य के जो विविध व्यवसाय हैं, व्यापार है, शिल्प है, संस्कृति और नवाचार, इसको प्रदर्शित करना, यानी कि प्रदर्शनी के एक हिसाब से प्रदर्शनी की जाएगी जिसमें राज्य के जो भी विविध व्यवसाय हैं, राज्य का जो व्यापार है, खासकर यूपी स्पेशल जो व्यापार है, शिल्प है यूपी स्पेशल, यूपी की जो संस्कृति है, नवाचार है, इसको यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, यानी कि अभी हाल ही में वायुसेना के प्रमुख नियुक्त किए गए थे, वायुसेना के नए प्रमुख नियुक्त किए गए थे। अब अगर हम बात करें तो वायुसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो ए ऑप्शन है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, बी ऑप्शन है एयर मार्शल SP धारवरकर, सी ऑप्शन है एयर मार्शल यानी एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी और डी ऑप्शन है एयर कमांडर MS देसवाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एयर मार्शल SP धारकर जो हैं इनको वायुसेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है और ये एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह की जगह पर आए हुए हैं। यानी कि आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो जो एयर मार्शल SP धारकर हैं ये वायुसेना के अगले उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। ये एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह के स्थान पर आए हैं। क्यों? क्योंकि अमरप्रीत को अभी हाल ही में वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया था, यानी कि नया प्रमुख इनको नियुक्त किया गया था। तो उप प्रमुख पहले ये थे अमरप्रीत सिंह, और जब इनको प्रमुख नियुक्त किया गया तो उप प्रमुख का जो पद था वो रिक्त हुआ और उप प्रमुख के पद पर SP धारकर को नियुक्त कर दिया गया है। और वर्तमान में प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ये प्रमुख के पद पर हैं और ये विवेक राम चौधरी जी की जगह पर आए हुए हैं। बात करें कब नियुक्त किया गया, तो 30 सितंबर 2024 को ये वायुसेना के प्रमुख बन जाएंगे, यानी कि अपना ये कार्यभार जो होगा इनका वो 30 सितंबर 2024 से लागू हो जाएगा। इनको 3600 घंटे यानी 3600 से अधिक घंटों की उड़ान का अनुभव है। काफ़ी ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति हैं, काफ़ी ज़्यादा अनुभवी हैं और इनको ही यानी एयर मार्शल SP धारकर जो हैं इनको ही वायुसेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये इससे पहले रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी के पहले महानिदेशक भी बन चुके हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मेक इन इंडिया यानी जो मेक इन इंडिया पहल है इसके 25 सितंबर 2024 को इसने अपनी कौन सी भी वर्षगांठ मनाई हुई है। यानी कि मेक इन इंडिया आप सभी लोग जानते हैं, मेक इन इंडिया इसकी एक पहल जो है इसने 25 सितंबर 2024 को अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई, तो ए ऑप्शन है 8वीं, बी ऑप्शन है 9वीं, सी ऑप्शन है 10वीं और डी ऑप्शन है 12वीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेक इन इंडिया पहल ने 25 सितंबर 2024 को अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाई हुई है, यानी कि 10th जो वर्षगांठ है इनकी वो इसने अपनी मनाई हुई है मेक इन इंडिया। आगे अगर हम बात करें मेक इन इंडिया के बारे में
तो डिटेल में हम बात करते हैं कि मेक इन इंडिया पहल ने 25 सितंबर 2024 को अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाई, यानी 25 सितंबर को इसके 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। आगे बात करें, इसकी जो शुरुआत है मेक इन इंडिया पहल की 2014 में हुई थी, जो कि मोदी सरकार के द्वारा की गई थी, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार जो थी, इन्होंने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की, जो कि 25 सितंबर 2024 को इसके 10 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। उद्देश्य क्या था? तो विनिर्माण, नवाचार और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना, भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, ये इसका उद्देश्य था। इसलिए मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की गई थी। बात करें, जो भारत है वो वर्तमान में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता भी बन गया है, इंपॉर्टेंट है ये भी। और मोबाइल आयात में 85% की कमी भी आई हुई है, यानी कि जब भारत जो है जब दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बन गया है, तो वह मोबाइल फ़ोन जो आयात किए जाते हैं उनमें 85% तक की कमी आ गई है, क्योंकि भारत स्वयं से ही फ़ोन का जो निर्माण है वो कर रहा है। बढ़ेंगे अपने हम नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश जापान को पीछे छोड़कर एशिया का तीसरा सबसे बड़ा शक्तिशाली देश बन गया है? यानी जापान जो कि 3rd पोजीशन पर था, अब 3rd पोजीशन से हट करके जापान आ गया 4th पोजीशन पे। और 3rd पोजीशन पे कौन सा ऐसा देश है जो कि जापान को पीछे छोड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बना हुआ है? तो ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है भारत और डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत जापान को पीछे छोड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। आगे अगर हम बात करें डिटेल में, तो 2024 एशिया पावर इंडेक्स जो भी हाल ही में जारी की गई, इसमें बताया गया कि जापान को पीछे छोड़कर भारत एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बनकर के उभरा हुआ है। यानी जापान जो कि तीसरे नंबर पर था वो अब आ गया 4th पोजीशन पर, और भारत आ गया है तीसरे पोजीशन पर, जो कि एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। यह उपलब्धि भारत की आर्थिक क्षमता में 4.2 अंक की वृद्धि के साथ प्रेरित है, यानी कि 4.2 अंक की वृद्धि हुई, जिस कारण भारत तीसरे पोजीशन पर आया हुआ है। एशिया पावर इंडेक्स जो जारी की गई, इसके क्षेत्रीय और वैश्विक वातावरण को आकार देने की उनकी क्षमता के आधार पर 27 देशों का आकलन करता है। यानी कि ये जो रिपोर्ट जारी की जाती है, ये 27 देशों की रिपोर्ट जारी की जाती है। 27 देशों को जो लिस्ट है वो जारी करके बताया जाता है कि कौन सा देश कितना शक्तिशाली है और कितना शक्तिशाली बनकर के उभरा हुआ है। भविष्य के संसाधनों में भारत का जो स्कोर है वो 8.2 अंक बढ़ गया है, यानी कि फ्यूचर में भारत का जो स्कोर है वो 8.2 अंक ये बढ़ने की आशंका है या धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर हम लिस्ट की बात करें एशिया पावर इंडेक्स की, तो वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 1st पोजीशन पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि इसका एक स्कोर है 81.7। फिर 2nd पोजीशन पर है चाइना, जो कि 72.7 स्कोर के साथ में 2nd पोजीशन पर है, जो कि ये सुपर पावर्स के अंतर्गत आते हैं। फिर 3rd पोजीशन आई हुई है भारत की, जो कि +1 पायदान के साथ ये तीसरी पोजीशन पर है, इसका स्कोर है 39.1। और फिर 4th पोजीशन पर है जापान, जो कि -1 रैंक के साथ में 1 रैंक इसकी पीछे हुई है, और ये तीसरी पोजीशन से हट करके 4th पोजीशन पर आ गया है, और इसका स्कोर है 38.9, ये इसका स्कोर है। और अगर 5th पोजीशन की बात की जाए तो 5th पर है ऑस्ट्रेलिया, जो कि 5th पोजीशन पर है +1 रैंक के साथ, यानी 1 रैंक का इसने उछाल किया हुआ है, 1 रैंक ये बढ़ गया है और 5th पोजीशन पर आया है, जो कि स्कोर है इसका 31.9। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान है 16 नंबर पर, 16 नंबर पर, यानी 16 नंबर पर जो है वो पाकिस्तान की रैंक है, वो 16वें नंबर पर है। लेकिन अपना प्यारा जो भारत है वो जापान को पीछे छोड़कर तीसरी पोजीशन हासिल कर ली है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, और बहुत सारी डिटेल्स थी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इन सभी को हमने कवर किया अपने इस वीडियो में। तो अगर आपको ये क्वेश्चन, ये फैक्ट्स अगर आपको पसंद आते हैं, वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।